नमस्कार साथियों, डॉक्टर केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आप सभी जोर शोर से द्वितीय श्रेणी अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। आप सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और इस तैयारी में, संघर्ष में आप अपने आप को खपा सकें, अपने आप की क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर सकें। इस यज्ञ में आहुति देने के लिए मैं भी आपके साथ हूं। आज हम भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट पेपर दोनों में उपयोगी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में जिक्र करेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए दोस्तों, जैसा इस नाम से आपको दिखाई दे रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अपनाया गया है। इसके पीछे की क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है, आइए इस पर हम विचार करते हैं विस्तार से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह इसका औपचारिक नाम है। आधुनिक दुनिया में स्पेन पहला देश है जहां पहली बार नीति निर्देशक तत्वों के नाम से कोई सामाजिक नीति के निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। दूसरा सबसे प्रसिद्ध देश आयरलैंड है, जिसे आयरिश के नाम से भी जाना जाता है। आयरलैंड के संविधान में 1937 में इनको दूसरा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। और आयरलैंड के संविधान में भी नीति निषेधक तत्वों को गैर न्यायिक प्रकृति का घोषित किया गया, अर्थात इनका पालन नहीं करने पर राज्य के खिलाफ न्यायालय में कोई केस दायर नहीं किया जा सकता है। साथियों, जो नीति निर्देशक तत्व है उसका मूल स्वरूप क्या है? नीति निर्देशक तत्व किसी राज्य को, जो कि लोकतांत्रिक राज्य है, जो कि राजनीतिक लोकतंत्र है, उसे सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र का स्वरूप प्रदान करते हैं। नीति निर्देशक एक ऐसी नीति का निर्माण किया जाए जिस नीति के निर्माण करने में इन तत्वों का पालन किया जाए, अतः इन्हें नीति के निर्देशक तत्व कहा जाता है। स्टेट की पॉलिसी में इनको भी फॉलो किया जाना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व विशेष रूप से गांधीवादी सिद्धांतों को, समाजवादी सिद्धांतों को, फेबियनवादी सिद्धांतों को, लोकतांत्रिक सिद्धांतों को, समाजवादी विचारधारा को, उदारवादी विचारधारा को और लोक कल्याणकारी अवधारणा को स्वीकार करते हैं। साथियों, नीति निषेध तत्वों का मूल मंतव्य यही है कि गांधी के सपने को, कार्ल मार्क्स के सपने को, क्रिस्टोफर फेबियन के सपने को, नेहरू के लोकतांत्रिक समाजवाद के सपने को, उदारवाद के सपनों को, और लॉर्ड विलियम बेवरिज की जो रिपोर्ट ब्रिटेन में 1943 में तैयार की गई, जिसे वेलफेयर स्टेट की पहली रिपोर्ट कहा जाता है 1943, उस बेवरिज रिपोर्ट को स्थान दिया गया है भारत के संविधान में। साथियों, जो राज्य केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है उसको पुलिस राज्य कहा जाता है, और जो राज्य जनता के हित में अधिक से अधिक कार्य करता है उसे कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब है ऐसा राज्य जो जनहित में अधिक से अधिक कार्य करता है, लेकिन वह समाजवादी राज्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। साथियों, भारतीय संविधान के भाग 4 में, कौन से भाग में? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता बताया है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है, किस विचारक ने, किस चिंतक ने नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। किस विचारक ने नीति निर्देशक तत्वों को आर्थिक घोषणा पत्र कहा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। किस विचारक के मंतव्य में नीति निर्देशक तत्व एक कल्याणकारी राज्य का ध्येय उपलब्ध कराते हैं? डॉक्टर अंबेडकर। तो 3 वर्ड यहाँ पर हैं। अंबेडकर ने इन्हें अनोखी विशेषता कहा भारतीय संविधान की। अंबेडकर के अनुसार ये लोक कल्याणकारी राज्य के प्रतीक हैं, और अंबेडकर के अनुसार ये आर्थिक न्याय या आर्थिक घोषणा पत्र का प्रतिबिंब है। अंबेडकर ने इस संविधान की रचना में हमारे, जैसा कहा, 2 उद्देश्य हैं। राजनीतिक लोकतंत्र का स्वरूप। तो राजनीतिक लोकतंत्र दोस्तों राजनीतिक स्वरूप में लोगों को भागीदार बनाता है, परंतु अंबेडकर ने दूसरा उद्देश्य बताया है, हमारा आदर्श आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो इससे हमें पता चला कि ये भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है, और आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र की बात कही गई है।
राजेंद्र प्रसाद जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, उस राजेंद्र प्रसाद के द्वारा निदेशक तत्वों को कल्याण को प्रोत्साहन देने वाले तत्व कहा गया है। आइवर जेनिंग साथियों जो कि ब्रिटिश स्कॉलर है, उनके द्वारा भाग 3 को फेबियन समाजवाद की स्थापना का आधार कहा गया है और इसे पुण्यात्मक लोगों की महत्वाकांक्षा कहा है। दूसरे विचारक ग्रेविन आस्टिन बहुत महत्वपूर्ण, इसको जरूर याद रखना है। विचारक का नाम ग्रेविन आस्टिन और ब्रिटिश विचारक हैं। इन्होंने पहली बार ये कहा है कि भारतीय संविधान सबसे पहले और सबसे बड़ा है किस स्वरूप में? सामाजिक दस्तावेज, सोशल डॉक्यूमेंट्स है। ये केवल पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अपितु सोशल डॉक्यूमेंट है। ग्रेविन आस्टिन ने भाग 3 और 4 दोनों को सामाजिक क्रांति का मर्म कहा है और इन्हें संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों, नेहरू ने भी भाग 3 को संविधान की आत्मा कहा है। यहाँ पर भाग 3 और 4 दोनों को ग्रेविन आस्टिन ने संविधान की आत्मा कहा है। जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं रहता, ऐसे आस्टिन के अनुसार इनके बिना भारतीय संविधान का भी कोई महत्व नहीं रहता है। साथियों, संघवाद के सबसे प्रबल समर्थक केसी व्हीयर के द्वारा भाग 3 को लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है, जबकि केटी शाह कहते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए राज्य बाध्य नहीं है, इसलिए इनकी तुलना एक ऐसे बैंक के चेक से की है जिस चेक को बैंक अपनी सुविधा के अनुसार देता है। इसका मतलब है कि जब राज्य की सुविधाएं हों, आर्थिक क्षमताएं हों, तब वह राज्य इन नीति निषेध तत्वों का पालन करे, अन्यथा उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। संविधान सभा के सदस्य टी कृष्णमाचारी कहते हैं कि नीति निषेध तत्व भावनाओं का स्थायी कूड़ादान है, अर्थात नीति निषेध तत्वों को संविधान निर्माताओं ने तो शामिल नहीं किया, परंतु इनको संविधान निर्माताओं ने शामिल किया। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने शामिल तो कर दिया, परंतु इनके लिए हम बाध्यकारी शक्ति को स्थापित नहीं कर पाए। हालांकि अम्बेडकर का ऐसा नहीं मानना है, इसलिए उन्होंने कहा है कि परमानेंट डस्टबिन ऑफ द इमोशंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी और द पीपल ऑफ इंडिया। साथियों, अनुच्छेद वार हम बात करें तो जैसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, सेम वैसी ही परिभाषा अनुच्छेद 36 में दी गई है। जो मैंने पहले ही बताया, अनुच्छेद 12 और 36 में राज्य को डिफाइन किया गया है और इसमें 4 स्वरूप शामिल हैं, जिसमें संघ सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकार और अन्य प्राधिकार, जिसका उद्देश्य लोकहित में कार्य करना होता है। साथियों, अनुच्छेद 37 3 मुख्य उपबंध हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नीति निषेधक तत्व किस भाग अनुच्छेद में? अनुच्छेद 37 ये घोषणा कर रहा है कि नीति निषेधक तत्वों को न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता, लेकिन ऐसे नीति निषेधक तत्व शासन के मूलभूत आधार होते हैं और इनका पालन करना राज्य का कर्तव्य होता है। 3 टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि नीति निषेधक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायिक होती है, न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता है, परंतु नीति निषेधक तत्वों का पालन करना शासन का मूलभूत आधार होता है, इसलिए उसको पालन करना चाहिए और इनको लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ड्यूटी ऑफ स्टेट को यहाँ डिफाइन किया गया है कि वह राज्य का कर्तव्य है। इसका मतलब है कि अनुच्छेद 37 ये कह रहा है कि भले ही वो गैर न्यायिक प्रकृति के हो, लेकिन वो राज्य की ड्यूटी होती हैं और वे शासन के मूलभूत आधार होते हैं, इसलिए उनको पालन करना चाहिए। अगर हम नीति निषेधक तत्वों को वर्गीकरण में या श्रेणी में विभाजित करें तो 3 हमारे सामने आते हैं: सामाजिक न्याय संबंधी नीति निषेधक तत्व, आर्थिक न्याय संबंधी नीति निषेधक तत्व और सामाजिक कल्याण संबंधी नीति निषेधक तत्व। आइए अनुच्छेद 38 के बारे में जिक्र करें। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था को इस तरह से सर्जित करेगा, अर्थात देखिए यहाँ लोक कल्याण स्टेट का ड्यूटी है और इस लोक कल्याण के लिए राज्य क्या करेगा? उसको सामाजिक समानता को स्थापित करना है, न्याय को स्थापित करना है। इसलिए राज्य समाज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को इस तरह से स्थापित करे कि 3 तरह की न्याय जो संविधान की प्रस्तावना में भी कही गई है, 38(1) जो कह रहा है सामाजिक न्याय 1 नंबर पर है, आर्थिक न्याय 2 नंबर पर है और राजनीतिक न्याय 3 नंबर पर है। तो तीनों न्याय का जिक्र संविधान की प्रस्तावना में भी किया गया है। सबसे पहले वहां पर न्याय का जिक्र किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इनको राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करने के लिए और उसे प्रभावी रूप से स्थापित करने के लिए और संरक्षण करने के लिए, ऐसा करने से लोक कल्याण में अभिवृद्धि होगी। तो राज्य न्याय के तीनों स्वरूपों को स्थापित करे, ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसी के साथ राज्य आय की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा, न केवल व्यक्तिगत अपितु व्यक्तिगत और सामूहिक क्षेत्रों में भी उसके द्वारा ऐसा किया जाएगा। इसी के साथ
प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को यानी समानता को स्थापित किया जाएगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समता आप कह सकते हो। ये ध्यान रहे कि प्रस्तावना में लोक कल्याणकारी राज्य, समाजवाद, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है, जिसे अनुच्छेद 38 में भी अपनाया गया है। साथियों, दूसरी जो न्याय का स्वरूप आर्थिक न्याय की बात कही, अनुच्छेद 39 आर्थिक न्याय से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 39 में 6 उपबंध हैं, जिनमें नंबर 1 39 के ये कहता है कि पुरुष हो या स्त्री, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। पुरुष और स्त्री सबको समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन मिलेंगे ताकि सब अपना जीवन निर्वाह कर सके। सभी को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। इसे 42 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अगर आर्थिक मजबूरी की वजह से किसी को न्याय नहीं मिले, ऐसा नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा और राज्य बिना पैसे के उसको कानूनी सहायता देगा। नंबर 2 पर है भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस तरह से किया जाएगा कि सब लोगों का भला हो सके। नंबर 4 पर है अर्थव्यवस्था को इस तरह से चलाया जाएगा ताकि कुछ साधनों का कोई व्यक्ति विशेष संकेंद्रण नहीं कर सके, अर्थात आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 39 घ आपको याद रखना है। 39 घ में कहा गया है कि स्त्रियों और पुरुषों को अगर वो समान कार्य करते हैं तो समान वेतन जैसा वातावरण राज्य बनाएगा। देखिए यार, राज्य ऐसा भेदभाव नहीं करता, परंतु राज्य समाज में भी ऐसा वातावरण बनाए कि असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को भी, महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर वेतन मिले। ऐसा वेतन मिलता नहीं है, ये हकीकत है। अनुच्छेद 39 अणे के अनुसार पुरुष स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं हो। आर्थिक मजबूरी से कोई रोजगार में नहीं जाना पड़े, ऐसा रोजगार जो आयु व शक्ति के अनुकूल नहीं हो। देखिए दोस्तों, इसका शोषण के विरुद्ध अधिकार में भी जिक्र किया गया है कि आयु और शक्ति के विरुद्ध उसको ऐसा प्राधिकार नहीं दिया जाए। इसी के साथ बालकों की स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के लिए और ऐसे नीतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करने का कार्य भी राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। तो अनुच्छेद 38 और 39 न्याय के विविध स्वरूप हैं, उनमें से वितरणात्मक न्याय सिद्धांत का समर्थन करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता रहता है, अनुच्छेद 38 और 39 में न्याय के कौन से सिद्धांत का समर्थन किया गया? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस थ्योरी, न्याय के वितरणात्मक सिद्धांत का। सामाजिक कल्याण की यदि बात करें तो ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है। महात्मा गांधी के सपने को संविधान निर्माताओं ने केवल एक जगह स्थान दिया और वह है नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 40। राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार देगा जिसके माध्यम से वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बन सके। तो ग्राम पंचायतों का संगठन, उन्हें शक्तियां और प्राधिकार और स्वायत्त इकाइयों के रूप में स्थापित हो सके, ऐसी शक्तियां और प्राधिकार दिए जाएंगे। यदि हम सामाजिक सुरक्षा की बात करें, सामाजिक न्याय का जो भाग है, तो अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में, इसका मतलब कुछ विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं जिन परिस्थितियों में व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर पाए, ऐसी दशा में राज्य उसे काम प्रदान करे, उसे शिक्षा प्रदान करे और लोक सहायता प्रदान करे, उनका ये अधिकार हो, ऐसी व्यवस्था करे। अर्थात राज्य अपनी आर्थिक क्षमताओं और विकास की सीमाओं के भीतर, दोस्तों ये ध्यान रखना है कि राज्य नीति निषेध तत्वों को लागू करे, इसके लिए उसकी इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट बाउंड्रीज का होना जरूरी है। ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वह काम देगा, शिक्षा प्रदान करेगा और कुछ दशाएं जैसे बेकारी की दशा है, बेरोजगारी, बुढ़ापे की दशा है, बीमारी की दशा है, अपंगता निःशक्तता की दशा है या अन्य कोई दशा है, उन दशाओं में राज्य आपको सहायता देगा। देखिए दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता है, वृद्धावस्था पेंशन है, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच दवा योजना है और दिव्यांगजन छात्रवृत्ति और निःशक्त योजना है, ये इसी का मुख्य हिस्सा है। सामाजिक सुरक्षा का दूसरा उपबंध है अनुच्छेद 42। जो कार्मिक कार्य करता है उसमें जहां वह कार्य करता है वो दशाएं न्याय संगत हो और मानवीय हो। इसी के साथ साथ महिला श्रमिक, उनको सवैतनिक प्रसूति सहायता भी दी जानी चाहिए। राज्य ऐसा करता है। निजी संगठनों को भी इसके लिए वातावरण तैयार किया जाए कि वो महिलाओं को ऐसे प्रसव काल में अवकाश, सवैतनिक अवकाश प्रदान करे। इसी के साथ साथ आजकल अनुच्छेद 42 में पितृ अवकाश को भी राज्य संगठन ने शामिल कर लिया है।
जो कर्मचारी काम करते हैं उन कर्मचारियों को कम से कम इतनी मजदूरी मिल सके जिसको जीवन निर्वाह मजदूरी के नाम से जाना जाता है। तो राज्य ऐसी व्यवस्था स्थापित करे कि चाहे वो कृषि संगठन में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे उद्योग में काम करने वाला मजदूर हो, उसे इतनी मजदूरी मिले ताकि वे एक शिष्ट जीवन स्तर जी सके। इसी मजदूरी के साथ साथ उसके लिए विशेष रूप से सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर भी उसे दिए जाने चाहिए, जिसको छुट्टियों के नाम से जाना जाता है। राज्य ग्राम और कुटीर उद्योगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें ताकि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का उपबंध या प्रबंध हो सके। अनुच्छेद 43 के जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, कार्मिकों को उस संगठन या उद्योग के प्रबंधन में भी भागीदार बनाया जाए जिसके लिए वो कार्य करते हैं। अनुच्छेद 43 ख सहकारी सोसाइटी के संवर्धन के लिए है, जो 97 संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया है और ये अलग स्वरूप में 15 फरवरी 2012 से लागू है। दोस्तों, इसके अलावा अनुच्छेद 44 जो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता की बात कह रहा है, जिसके डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब सबसे ज़्यादा पक्षधर थे संविधान सभा में। राज्य भारत राज्य क्षेत्र के समस्त नागरिकों के अर्थात ये नागरिकों की बात करता है, उनके लिए सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में समान सिविल संहिता को लागू किया जाए। ये इस समय सबसे हॉट टॉक पर है और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसे लागू करने की बात का जिक्र बार बार किया गया है और ये शीघ्र ही लागू होने की संभावना। इस समय गोवा स्टेट में ये लागू है। तो भारत अगर लागू करता है तो सभी जो समुदायों के लोग हैं, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, उन सब के जो सामाजिक संबंध हैं वो इसके दायरे में होंगे और धर्म के आधार पर आप अन्य नागरिकों से सामाजिक भेदभाव नहीं कर सकते हो। इसके अलावा अनुच्छेद 45 में प्रबंध किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा के लिए, परंतु वह 86 संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य के रूप में और उसके बाद वह 1 अप्रैल 2010 से मौलिक अधिकार बन गया है। इसलिए अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष तक के बालकों की देखरेख और उनकी शिक्षा के उपबंध का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 46 ऐसे दुर्बल वर्गों के लिए जिन्हें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के नाम से जाना जाता है, उनके लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रबंध करेगा और इनके अलावा ऐसे समुदायों को सामाजिक अन्याय से और सामाजिक शोषण से बचाने का प्रयास भी राज्य करेगा। अनुच्छेद 47 उपबंध करता है कि राज्य ऐसे लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए पोषाहार स्तर का निर्माण करे, निर्धारण करे, जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास करे और उनके लोक स्वास्थ्य की सुधार की कामना करे। राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लोक स्वास्थ्य के लिए प्राथमिक कर्तव्य, तो ये भी पूछा जाता है कौन से मौलिक जो नीति निदेशक तत्व है उसमें कार्य करना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य माना गया है। राज्य मादक पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों पर रोक लगाएगा। सामान्य औषधियों से भिन्न ऐसे उपभोग पर प्रतिषेध लगाना राज्य का काम है। यद्यपि राज्य लोक स्वास्थ्य के लिए केवल चेतावनी देकर छोड़ देता है कि मादक पदार्थों का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और चित्र बनाकर अपनी जिम्मेदारी से बच जाता है, लेकिन उसको हम बाध्य नहीं कर सकते क्योंकि निदेशक तत्व है। अनुच्छेद 48 दोस्तों कृषि और पशुपालन के संगठन से जुड़ा हुआ, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाए, नस्ल को उन्नत किया जाए ताकि कम खर्च में, कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। गायों, बछड़ों, अन्य दूधारू पशुओं और भारवाहक पशुओं के नस्लों के परिरक्षण के लिए और सुधार के लिए तथा उनकी हत्या पर प्रतिबंध लगाने का कार्य राज्य के द्वारा किया जाएगा। इसमें गाय और बछड़ों के लिए और ऊंट के लिए राजस्थान सरकार और अन्य राज्यों ने प्रबंध किया है, परंतु अन्य जानवरों के लिए कोई प्रबंध या प्रतिषेध या वध प्रतिषेध नहीं किया गया है। अनुच्छेद 48 के जो कि 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ये प्रकृति के बारे में राज्य के कर्तव्यों का उल्लेख करता है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन किया जाए, विशेष रूप से वन और वन्य जीवों की रक्षा कार्य भी राज्य को करना होगा। दोस्तों, ये अबूझ प्राणी हैं जो हमें बता नहीं सकते या जो बोलते हम समझ नहीं सकते, इसलिए संविधान निर्माताओं ने ये कर्तव्य राज्य को दिया है कि वह ऐसे अबोध जो पर्यावरण के भाग हैं उनकी रक्षा के लिए, संवर्धन के लिए कार्य करे। अनुच्छेद 49 निर्जीव ऐसे राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक स्थान और वस्तुओं का जिक्र किया गया है जिनको किसी भी स्तर पर यदि उनको चोट पहुंचाई जाए, उनका विनाश किया जाए, लुंठन किया जाए, उनका क्षरण किया जाए या निर्यात किया जाए, इससे बचाना राज्य का कार्य होगा।
और सेकंड लास्ट है कि राज्य कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करे, विशेष रूप से राज्य की लोक सेवाओं में राज्य की कार्यपालिका और राज्य की न्यायपालिका को अलग अलग स्वरूप में स्थापित किया जाना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया अलग अलग होनी चाहिए। दोस्तों, अनुच्छेद 51 सबसे महत्वपूर्ण है जो राज्य के कर्तव्य का जिक्र करता है। ये न केवल भारत अपितु दुनिया के दूसरे देशों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और अमन का पैगाम देना चाहता है, जो हमारे भारत की विरासत रही है, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। दूसरा है, इस अभिवृद्धि को बरकरार रखने के लिए राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। इन संबंधों को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं का पालन करना, आदर करना और अंतर्राष्ट्रीय विवाद होने पर मध्यस्थता के द्वारा इसका समाधान करना। ये विशेष रूप से हवाना घोषणा 1939 से प्रभावित है। अगर हम ये बात करें कि इन नीति निषेधक तत्वों को अलग अलग स्वरूप में देखें तो सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित हैं अनुच्छेद 38 और 39। सामाजिक सुरक्षा से संबंधित 39 के, 41, 42, 43, 43 के, 43 के, 45, 46 और 47। सामाजिक कल्याण से संबंधित अनुच्छेद 40, 44, 48, 48 के, 49, 50 और 51। दोस्तों, कुछ से नीति निषेधक तत्व जो बाद में जोड़े गए उनमें सबसे ज्यादा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। अनुच्छेद 39 के, अनुच्छेद 39 चे, 43 के, 48 के 4 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। एक खंड 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 38(2) जोड़ा गया है। एक 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया गया है और एक 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा 43 ख सहकारी संबंध में जोड़ा गया है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मौलिक अधिकार और नीति निषेधक तत्वों में क्या अंतर है। तो अंतर में मौलिक अधिकारों का संबंध भाग 3 से है और जबकि नीति निषेधक तत्वों का संबंध भाग 4 से है। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए घोषणा पत्र है और उनका उल्लंघन करने पर केस दायर किया जा सकता है, जबकि नीति निषेधक तत्व राज्य के कर्तव्यों का घोषणा पत्र है और इनकी प्रकृति गैर न्यायिक होती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी सर्वोच्च न्यायालय देता है, लेकिन नीति निषेधक तत्वों को लागू करने की गारंटी कोई नहीं देता है। मौलिक अधिकारों के पीछे कानूनी शक्ति होती है, परंतु नीति निषेधक तत्वों के पीछे केवल जनमत की शक्ति होती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 तरह की रिट जारी की जा सकती हैं। इनके लिए रिट का कोई प्रावधान नहीं है। मौलिक अधिकार लोकतंत्र का आधारभूत तत्व है, जबकि नीति निषेधक तत्व शासन के मूलभूत होते हैं। तो कई बार अंतर भी पूछ लिया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। इसके अलावा राज्य के नीति निषेधक तत्वों को लेकर और मौलिक अधिकारों को लेकर कुछ विवाद हैं, जिन विवादों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहला विवाद है मद्रास राज्य बनाम चंपाकम द्वैराजन विवाद, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च स्थान देने की बात कही गई। गोलकनाथ बना पंजाब राज्य का विवाद दूसरा विवाद है। तीसरा विवाद 25वें संविधान संशोधन 1971 का है, जिसके तहत अनुच्छेद 31 में 31 गे जोड़कर अनुच्छेद 39 ख और गे के तत्वों को मौलिक अधिकारों से सर्वश्रेष्ठ बनाया गया। ये याद रखने वाली बात है। इंदिरा गांधी के समय इसका परिवर्तन करके ये कहा गया कि मौलिक अधिकार छोटे हैं और अनुच्छेद 14 और 19 छोटे हैं अनुच्छेद 39 की तुलना में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया कि मौलिक अधिकार और नीति निषेधक तत्वों में कोई झगड़ा नहीं है, कोई विरोध नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक हैं। परंतु फिर से सरकार ने 42वां संविधान संशोधन 1976 लेकर आई और इस बार फिर से कहा गया कि न केवल अनुच्छेद 39, 14 और 19 से बड़ा है, अपितु पूरा भाग 4 ही भाग 3 से क्या है, बड़ा है। तो इस बार इंदिरा गांधी की संशोधन में कहा गया कि भाग 4 बड़ा है और भाग 3 मौलिक अधिकार छोटे हैं। इस विवाद का अंत मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में हुआ, जहां ये कहा गया कि मौलिक अधिकार और नीति निषेधक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। नीति निषेधक तत्वों के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो ये दोस्तों राज्य के नीति निषेधक तत्व रहे हैं और इनमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो आपको अलग से व्याख्यान में बताए जाएंगे। आप सभी का ध्यान से सुनने और देखने के लिए धन्यवाद।